हम रिफॉर्म्स उन लोगों से कराना चाहते हैं जिनको रिफॉर्म होना है। आर्म फोर्सेस में आपको पता है कि सिस्टम है कि एक सर्टन टाइम के बाद अगर वो प्रमोट नहीं होता बंदा तो उसको वो फेज आउट कर देते हैं अपने। सिविल सर्विस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ चीन का जो सिस्टम बहुत वो सेंट्रलाइज्ड भी है, बट इट्स आल्सो अ वेरी मेरिट बेस्ड सिस्टम। हमारे यहाँ मेरिट आपके यहाँ जरूर है, एक दफा इम्तिहान दे दें, ठीक है, उसके बाद तो मेरिट तकरीबन खत्म हो जाता है। हमने जो हिसाब लगाया तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया एक चपरासी का कॉस्ट आता है। 70% पीपल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जब उनसे पूछा, कहते हैं हमें काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरी नेशन के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर इसने कहाँ जाना है? इट हैज टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड और आप अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दें कमेंसरेट टू व्हाट इक्वलेंट पर्सन को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। अब तो ये है कि आप जब कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो आप 4 दफा सोचते हैं इस पे मैं कोई कंटेम्प्ट तो नहीं है, इस पे मुझे कॉल तो नहीं है किया जाएगा, सुबह मुझे नोटिस तो नहीं आएगा। मतलब ये वो चीज़ें जो आपको सोचनी नहीं चाहिए। मतलब आप इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं बनिस्बत उसके जो कुछ आपको देखना चाहिए कि क्या अच्छा है। हाउ शुड वी मेजर फॉरेन ऑफिसर परफॉर्मेंस? फॉर एग्जाम्पल देखिए, वीजा तो हमें मिलता कोई नहीं, हमारी इज्जत कोई नहीं दुनिया में। यहाँ रोज सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है किसी ना किसी बहाने। रोज किसी ना किसी सेक्रेटरी नरगिस बीवी को फोन करो, यार खुदा के वास्ते करवा दो काम, यार ये मुझे वो चाहिए फलानी चीज। ये जिस वक्त तक खत्म नहीं होगा हम आजाद मुल्क नहीं बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लोग हमेशा सोचते हैं गवर्नमेंट की जब बात करो सिविल सर्विस रिफॉर्म या कोई बड़ी बात, बट एक जो बात हम भूल जाते हैं कि हमने इस पे एक पेपर किया है, वो पेपर है कि नहीं भाई कहीं किसी के पास, कि जी एक गवर्नमेंट सर्वेंट का कॉस्ट क्या है। हमने ये देखा है कि अगर एक चपरासी लगा ले आप 25 साल की उम्र पे, तो बाय द टाइम ही इज 50-60 इज ऑलरेडी अर्निंग वेल ओवर $1 लाख। इफ ही रिटायर्स he gets a pension for the rest of his life, and if he dies his wife gets a pension, if she dies God knows kidhar। apparently there are 17 claimants to a pension। तो एक गवर्नमेंट नौकर जब लगता है उसका बहुत भारी बजट पे कॉस्ट पड़ता है। हमने जो हिसाब लगाया तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया एक चपरासी का कॉस्ट आता है, लाइफ टाइम कॉस्ट, नॉट इमीडिएट, लाइफ टाइम कॉस्ट। यानी कि अगर आपने आज एक सर्वेंट एम्प्लॉय करना है तो 2.5 करोड़ पहले रख दें किसी बॉन्ड में ताकि कोई उसका खर्चा आता रहे। इसी तरह अगर आपने सेक्रेटरी या कोई सीनियर ऑफिशियल लगाना है तो उसका तो खर्चा 60-70 करोड़, अरब भी आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने पैसे, कितने उसको चीज़ें मिल रही हैं, कितनी मरात मिल रही हैं, क्योंकि मरात आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। तो क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन देखे आए जी, आप लोग सब भी प्लीज़ क्वेश्चन देखें और इनको भी क्वेश्चन पे रखें कि जी जो क्वेश्चन है हमारे वो ये हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब्स को हम कैसे रिस्ट्रक्चर करें। ये कॉलोनियल तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स हैं कि आज एक बंदे को, जैसे मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ, छोटा सा इदारा पाई जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जो थिंक टैंक है, वहाँ भी लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ग्रेड 17, 18, 19 एम्प्लॉइज़ हैं। एक दो जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे मैंने उनको निकाला, 5 साल से केस भुगत रहे हैं और कोर्ट बार बार एक कोर्ट से निकलते हैं दूसरे कोर्ट में जाते, तीसरे कोर्ट में। तो ये जो सिस्टम है जो हमारे बजट का बेड़ा गर्क कर रहा है, इसका क्या किया जाए? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स? हमारे साथ जी हैं एम्बेसडर मोइनुल हक, ये जनाब रहे हैं बहुत सारे मुल्कों में खैर एज फॉरेन सर्विस, रिटायर्ड इन चाइना। हमारे साथ नरगिस सेठी साहिबा हैं जो कि मेरा ख्याल माशाल्लाह शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिविल सर्वेंट्स इन द कंट्री। शी इज़ हेल्ड मैनी पोर्टफोलियोज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिखा हुआ है, बट एज शी रिमाइंडेड मी शी वाज आल्सो द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान and a very important civilian, because normally civilian लगता नहीं है, for a long time ago। तो ये क्या कहते हैं, by the way I just reminded my father was also defense secretary a long time ago, 50 years ago, 60 years ago, sorry। अब पॉइंट ये है जी कि ये गवर्नमेंट जॉब पे हमने डिस्कशन करनी है, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे हम कल कर चुके हैं, वो अलग चीज़ है। अच्छा, पेंशन एक और चीज़, गवर्नमेंट जॉब की बात है। पेंशन के अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, हमारा एक छोटा सा एम्प्लॉई, कोई ग्रेड 1 का एम्प्लॉय मर गया था, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने उसको 40 लाख रुपया दिया। तो जो भी आपके यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बीवी या खामद बैठा हुआ है, अपने गवर्नमेंट सर्वेंट को मार दे मरने से पहले, बहुत पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक चीज़ है अजीब किस्म की।
तो ये जो रूल्स हैं इस पे मोइन साहब बताइए, स्टार्टिंग विद यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज रूल्स? एंड यू बीन अराउंड द वर्ल्ड, यू सीन मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज, इसको हम कैसे अमेंड करें, या हमारे रूल्स ठीक है या क्या खराबी है, बताइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हमारे मुल्क में बड़े अरसे से इसके ऊपर बात हो रही है। 90s में भी एक अटेम्प्ट हुआ, फिर 2000s में भी डॉक्टर इशरत हुसैन ने माशाल्लाह इस पर बहुत काम किया। डॉक्टर साहब आपने भी बहुत कुछ इस पर लिखा है, आपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लिखा है और पाइट की तरफ से भी बड़ी रिसर्चेस हुई है, लेकिन अभी तक वो रिफॉर्म्स उनमें से 10% 20% तो हम कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स हम अब तक मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अभी तक नहीं हो पाए। रिफॉर्म्स का रैशनल क्या होना चाहिए सर? रिफॉर्म्स का रैशनल हमेशा से यही रहा कि जो हमारी वीकनेसेस है सिस्टम्स की, हम उनको इम्प्रूव कर सकें, हम एफिशिएंसी ला सकें, प्रोफेशनलिज्म ला सकें, हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकें, और एक जो बात आजकल होती है कि हम गुड गवर्नेंस कर सकें। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो उनके पास ऐसे टूल्स हों, ऐसे स्किल्स हों मॉडर्न, ताकि वो लोगों की जो नीड्स हैं, अपने मुल्क की नीड्स हैं, उनको कर सकें। बट सैडली आई थिंक वो जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं या अटेम्प्ट्स हुई हैं वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रही। आपका मुझे याद है आपने एक पेपर लिखा था ऑन द रिफॉर्म्स, और आपका जो एक पंच लाइन मुझे अभी भी याद है कि हम रिफॉर्म्स उन लोगों से कराना चाहते हैं जिनको रिफॉर्म होना है। तो वो एक ब्लॉक होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। डॉक्टर मैडम बैठी हुई हैं, मैडम भी एक बहुत अरसे तक वेरी सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी फेडरल सेक्रेटरी रही हैं, तो इन्होंने भी इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। देखिए मैं फॉरेन सर्विस से बिलोंग करता हूँ और मैंने काफ़ी अरसे बाहर के मुल्कों में सर्व किया और करीब से देखने को मिला। मेरी आखिरी पोस्टिंग चाइना में थी। तो व्हाट आई फाउंड इन दोज कंट्रीज कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस सिस्टम है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम्स हैं, जहाँ पे अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो रात 10 बजे तक काम करता है या जो 11 बजे आता है 12 बजे चले जाता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैडम आपको याद होगा कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने, मुशर्रफ का दौर था, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी लाना, फास्ट ट्रैक सिस्टम किया कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये था, मैंने एक दफ़ा जब मैं एकेडमी में था लाहौर में, तो डॉक्टर साहब आए थे हमें एक टॉक देने, तो मैंने उनसे पूछा था सवाल कि आपने ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी तो कर ली, लेकिन आपने वो रिफॉर्म्स नहीं लाया कि जो बंदा प्रमोट नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो एक डेड वेट बन जाता है सिस्टम के अंदर, वो डिसग्रंटल हो जाता है, डीमोरलाइज हो जाता है। आर्म फोर्सेस में आपको पता है कि सिस्टम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो प्रमोट नहीं होता बंदा, तो उसको वो फेज आउट कर देते हैं अपने। सिविल सर्विस में ऐसा नहीं होता। तो इस किस्म की चीज़ों को रिफॉर्म करना। ये बताइए मोइन साहब कि चीन में कैसे हैंडल करती है चीज़ें? चीन सोशलिस्ट कंट्री है, अगर वहाँ कोई बंदा काम ना करे वो बैठा रहता है, अगर मेरिट पे प्रमोशन ना हो तो उसको हम क्या करते हैं, बताइए। सर चीन का जो सिस्टम क्वाइट डिफरेंट है। एम्बेसडर जहांगीर काजी साहब भी बैठे हुए हैं, एंड ही विल वॉच व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत वो सेंट्रलाइज्ड भी है, बट इट्स आल्सो अ वेरी मेरिट बेस्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल चाइनीज Communist Party, which is the ruling party, a main party. It's not a party, it's an institution. तो उसके अंदर आने के लिए, उसकी मेंबरशिप के लिए फर्स्ट स्टेप आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, सोसाइटी में आपकी स्टैंडिंग क्या है वो देखी जाती है, आपका प्रोफेशन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, और देखा जाता है कि आप वॉलंटियर वर्क, सोशल वर्क किस किस्म का करते हैं। बहुत ही रिगरस प्रोसेस है टू एंटर इनटू द पार्टी। And then regular trainings, regular accountability। और आप चाइनीज के किसी भी ऑफिशियल, मिनिस्टर, लीडर की अगर आप सीवी उठा के देखें तो आपको देखेंगे कि उसने ग्रास रूट से राइज किया है,
स्टेप बाय स्टेप, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। किसी ने शॉर्टकट नहीं से आए ना बैकडोर से आए। तो एक सिस्टम है जहां मेरिट अकाउंटेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। नरगिस बीवी बताइए कि हमारे यहाँ एक मेरिट आपके यहाँ जरूर है, एक दफ़ा इम्तिहान दे दें, ठीक है, उसके बाद तो मेरिट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। कल आपने कहा था FPSC का एग्ज़ाम ख़त्म कर दें। ये बताइए नौकरी के हवाले से हर बच्चा, अब यहाँ बच्चे हम बात करते हैं, सब सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जब उनसे पूछें क्यों, कहते हैं काम कोई नहीं करना पड़ता और हमें पेंशन मिल जाएगी। इसको रखना चाहिए ऐसे या क्या करना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका ये जो इस सेशन का जो आपने वो रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा पर्टिनेंट भी है कि रिविजिटिंग गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हमें वाकई में इट इज़ अबाउट टाइम और कि हम इसको देखें। इस तरह से सरकारी नौकरी की ज़रूरत है कि नहीं है, और जिस नंबर्स में हमारे पास सरकारी मुलाजमीन हैं उस नंबर्स में हमें ज़रूरत है कि नहीं है। और कल हम एक और सेशन में जब आपके साथ बात भी कर रहे थे जनरली ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स पे, तो मैंने ये भी कहा, आपने मुझसे कहा कि कुछ बताएं कि आप क्या समझती हैं एक वो चीज़ जो कि की जा सकती है। तो मैंने बिल्कुल कहा एंड आई ओन इट कि मैंने कहा कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो उसको अब हमें मतलब ज़माने के साथ साथ चलने के लिए इन द 21st सेंचुरी के लिए वो उस तरह से डिलीवर नहीं करता। एक तो ये कि वो बहुत बायस्ड है, मतलब मुझे लगता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। मसलन एक अंग्रेज़ी ऐसे का पेपर है जिसमें आप यकीन करें कि 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स फेल। तो ये तो फिर फेयर बात ना हुई ना कि जो दूसरे बच्चे जो बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनके पास क्वालिफिकेशन भी है कि वो उसमें ना आ सकें। तो इसलिए मैंने ये कहा। मगर जहाँ तक रिविजिटिंग गवर्नमेंट जॉब्स की बात है तो हमें बिल्कुल रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि अब तो ज़माना इतनी डिजिटलाइजेशन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो शायद हमें उतने नंबर्स ही उन नंबर्स में गवर्नमेंट सर्वेंट्स चाहिए ही नहीं है, और हमें ये नंबर्स कम करने चाहिए। और अब तो इतनी दूसरी चीज़ें भी पोस्ट कोविड आने लगी हैं जिसको हमें बहुत ऑनेस्टली उसको देखना चाहिए कि इतनी रिमोट वर्किंग भी हो जाती है। मतलब पहले हम कितनी कॉन्फ्रेंसेस में और कितनी चीज़ों में जाते थे, अब घर बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, और ये एक मतलब हमें अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम देखें कि हम अपने नंबर्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसकी करेक्शन बिल्कुल रिक्वायर्ड है। और बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो कि शायद इस ज़माने में, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस पे कहती हूँ, शायद नीडेड नहीं है। मगर बात ये है कि आपके यहाँ एक चीज़ जिसमें आप बिल्कुल कामयाब नहीं हैं और जो आप टोटली फेल हो गए कि आपका एक चीज़, आपकी पॉपुलेशन इतनी है और उस रफ्तार से बढ़ रही है कि उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और दूसरा ये कि मतलब पब्लिक सेक्टर पे तो बहुत डिस्कशन होता भी है और होना भी चाहिए, मतलब आई फील बिल्कुल राइटली डिस्कस होता है। मगर व्हाट अबाउट द फैक्ट कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को इतना डेवलप नहीं कर सके कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब और उसमें मतलब हम लेजिस्लेशन भी नहीं कर सके, हम वहाँ पे वेजेस भी नहीं, वहाँ पर परफॉर्मेंस भी, वहाँ पर सिक्योरिटी भी, ये सारे इश्यूज हैं जिसको हम नहीं एड्रेस कर सके। अगर ये इश्यूज एड्रेस हों और जो वहाँ पर लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना अट्रैक्टिव लगे तो शायद पब्लिक सेक्टर की तरफ देखना लोग थोड़ा सा कम करेंगे। और ये बात आपकी मतलब आई 100% एग्री विद यू कि ये बहुत ही ये मतलब बड़ा डिस्करेजिंग है कि हमारा यूथ जो है वो इतना डिपेंडेंसी और इतना कंफर्ट और इतना वो मतलब वो देखता है कि काम करें या ना करें, मतलब जहन में ये एक परसेप्शन है कि हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, मगर हमें सरकारी नौकरी मिल गई तो बस फिर हमारी जनरेशन्स के लिए हमारे ऐश है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मतलब बहुत ही गलत तरीका है। और ये तो आपको उस चीज़ से भी डिटर करता है कि जो आपका पोटेंशियल है, जो आप लोगों के अंदर इतनी सलाहियत है और जो आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए ऑप्ट करेंगे जो आपको बिल्कुल ही आगे मतलब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती, तो आई फील कि हमें बिल्कुल अपने नंबर्स को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें इतनी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है कि नहीं है, या हमें किस किस्म के कितने लोग चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, कितने लोग चाहिए टू असिस्ट वन इंडिविजुअल। तो ये सारे नंबर देखने चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि इस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्सरसाइज हुई है।
मुझे बताइए, इवन फॉरेन सर्विस में देखता हूँ, मैं जब अमेरिका रहता था तो एम्बेसी में इतने ज्यादा बंदे थे, एम्बेसी में बहुत बंदे थे, और सम ऑफ देम वर यूजलेस। और फिर हर बंदे के एम्बेसडर साहब का ड्राइवर, हैंडीमैन, ये वो ये चीजें, क्या अमेरिका में ये चीजें हमें चाहिए? ये बंदे वहां जाके, कई लोग जाके फिर सेटल भी कर जाते हैं। हमें कितनी एम्बेसीज चाहिए, और क्या एम्बेसीज का काम है स्कूल चलाना, ये वो? तो ये सरकारी नौकरी की जो भूख है ना, पीपल थिंक, और नरगिस बीबी से मैं आऊंगा इस बात पे, मुझे बताएं एक सेक्रेटरी को कितने चपरासी चाहिए, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए? जो इश्रत की रिपोर्ट में था, हमने भी देखा है कि जी रफली मेरा ख्याल टॉप सिविल सर्विस जो है इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर आप देखें टॉप सिविल सर्विस कितने होंगे, 300-400 होंगे, बट नीचे जो है सपोर्ट स्टाफ, वो कोई फेडरल गवर्नमेंट ने 5 लाख है सपोर्ट स्टाफ, चपरासी, पीओन्स, ये वगैरह। क्यों इतने? ये क्या चीज है बताइए? मोइन साहब, यू स्टार्ट देन नरगिस जी। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिसपरसेप्शन है कि फॉरेन ऑफिस के पास बहुत बड़ा स्टाफ है और बहुत बड़ा बजट है। वी आर, इफ यू लुक एट ऑब्जेक्टिवली, शायद हमारी सबसे छोटी मिनिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट वी डू। कहीं कहीं आपको सपोर्ट स्टाफ तो चाहिए होता है। आपको पता है सर कि आपके जो 70% मिशंस हैं वो 1+1 है सर। 1 का क्या मतलब? एक बंदा, एक ऑफिसर, वो इकोनॉमिक वर्क भी कर रहा है, वो पॉलिटिकल वर्क भी कर रहा है, वो डिफेंस का काम भी कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन का काम भी कर रहा है, वो कम्युनिटी वर्क भी कर रहा है। और हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू डू हिज जॉब प्रोफेशनली? तो ये मिथ है कि फॉरेन ऑफिस बहुत मेरा बड़ा- सॉरी, हाँ, मेरा इस पे फॉलो अप क्वेश्चन होगा, Please, व्हाई डू वी हैव एम्बेसीज 1+1? why do we have embassies with 1+1? Why can't we abolish some of our embassies? For example, देखिए सिंगापुर की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है? There's some countries that don't have embassies everywhere. Do we have embassies everywhere to employ foreign Sir, service we do not officials? have embassies in each country. हमारी कुछ 80 के करीब एम्बेसीज टोटल हैं। एक एम्बेसडर को 3-4 मुल्क असाइन किए हुए हैं, वो एक्रेडिटेड होते हैं। वी डोंट हैव बिग बिग फॉरेन ऑफिस। हाँ, ये आई एग्री कि फॉरेन ऑफिस को भी विद टाइम्स हमें चेंज होना है। वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं रही, अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, आपको ये पब्लिक डिप्लोमेसी है। तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। यू नीड टू ट्रेन पीपल फॉर दीज इवन डिप्लोमेट्स। प्रोफेशनलिज्म और स्पेशलाइजेशन की बात आई तो मैं, मैडम भी बैठी हुई हैं, और मोस्टली हम बात यहाँ पे पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस और सिविल सर्विस की बात हो रही है। तो हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सर, मैडम की भी माशाल्लाह 30-35+ की सर्विस होगी। मैं रिसेंटली फ्रांस में था, तो एक बहुत ही हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट मुझसे मिलने आए, तो उनका CV मेरे पास आया, तो उनकी भी कोई 35 साल की सर्विस थी, और तकरीबन 35 ही उनकी असाइनमेंट्स थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने हार्डली 1 साल एक जगह काम किया, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, प्रोविंस हो। ही इज ब्रिलियंट ऑफिसर, लेकिन उनके विजन भी होगा उनको, लेकिन टाइम ही नहीं दिया जाता कि वो परफॉर्म कर सकें। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि वी नीड टू हैव प्रोफेशनलिज्म। स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं होने चाहिए सर, जो हमारे यहाँ सिस्टम में है। मैडम आई थिंक वुड एग्री विद मी कि इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हमें टेन्योर फिक्स करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बिल्कुल हमें टेन्योर करना चाहिए, और उससे बहुत सारा, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी 35 ईयर के करियर में इतने बहुत सारे असाइनमेंट्स है, तो जिससे लगता था कि वो कहीं भी कोई लंबा अरसा उन्होंने नौकरी नहीं की। मगर यहाँ तो आप, जो एज आई हैव अंडरस्टूड, जो मैंने अप्रिशिएट किया वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें उन नंबर्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम अभी बहुत सारी चीज़ों की तरफ में, फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड वाज वर्किंग इन द IMF, तो मैं विजिट करती थी वॉशिंगटन, तो मैंने वहाँ देखा कि वो वहाँ पर उनका ED भी, एडवाइजर्स भी सारे बैठे हुए हैं, और एक पूल है
जिसकी वो सेक्रेटेरिएट सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमें भी मतलब इस किस्म की किसी चीज़ को देखना चाहिए। मतलब मुझे तो बहुत, एज आई यूज्ड टू बी देयर फ्रीक्वेंटली व्हेन ही वाज ऑन पोस्टिंग, तो मैंने नोटिस किया कि वो पूल है और उसमें बहुत अच्छे क्वालिफाइड किस्म का सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है और उसको 4-5 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड आइडिया एंड दैट इज़ समथिंग आई थॉट वी कैन ऑल्सो फॉलो। मगर बात ये है कि देखिए, मतलब ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये एम्बेसडर साहब को भी पता है कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। मगर जो, और लिखने वाले भी ठीक ही लिखते हैं और रिफॉर्म्स में सही प्रपोजल देते हैं। जो मेरी कंसर्न हमेशा रही है, जो मैंने अपने 35+ ईयर्स में देखा, वो ये है कि कोई भी मतलब जो रिसर्च कर रहा होता है, जो पेपर लिख रहा होता है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा होता। वो अपनी तरफ से रिसर्च करके एक अच्छा प्रपोजल दे रहा होता है। वॉट रियली कंसर्न्स मी इज़ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। मतलब आइडियलिज्म तो हम सबके पास है और आइडियाज़ भी हैं, और हम मतलब और हम चाहते भी हैं कि मतलब कोई अच्छा किस्म का हेडवे। मगर बात ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। मतलब आप आजकल देखें कि बजाय इसके कि हम थोड़ी सी पोजीशंस को कम करें, एवरी डे यू रीड इन द न्यूज़पेपर एंड यू हेयर अबाउट इट कि अनदर बॉडी हैज़ बीन क्रिएटेड, रोज़ाना। और वो ये नहीं होता कि उस नई ऑर्गेनाइजेशन को लेने के लिए कोई इधर उधर से लोग ले लिए जाएं, उसके साथ उसका पूरा जो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है वो भी अप्रूव होती है और सारा बजट भी अप्रूव होता है। तो ये मतलब इसको, और आप ये देखिए, मतलब कभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो अनाउंस करती हैं, आप कहते हैं कि नंबर कम करो। जब मैनिफेस्टो अनाउंस करती हैं तो वो एक कहता है कि मैं 10 लाख नौकरियाँ दूंगा, दूसरा उससे कहता है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। तो वो ये नौकरियाँ क्या प्राइवेट सेक्टर में देंगे या किधर देंगे? मतलब इसकी कोई डिटर्मिनेशन तो होनी चाहिए ना। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि हमें अपने नंबर्स कम करने चाहिए, दूसरी दफ़ा हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग माई टेन्योर इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर 500,000 और 1 million जॉब। सो हाउ इज दैट गोइंग टू, मतलब वी आर गोइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। देखिए जी, हम इसीलिए ये सेशन कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सबको पता चले गवर्नमेंट जॉब एक मुफ्ता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का एक कॉस्ट आता है। आप लोग जब सब मुझे पूछते हैं आईएमएफ क्या कर रहा है, टैक्स क्यों बढ़ा, मैं कहता हूँ यार अगर इतने बोझ अपने ऊपर डालने हैं तो फिर आप पैसे दें, आईएमएफ से क्यों मांगते हैं? आप खुद ही पैसे दें। अगर हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए, हर बच्चे को चाहिए, बिकॉज काम कोई नहीं होता, सिर पे मुफ्त बैठे हुए हैं वगैरह। अब मसला ये भी है, ये भी तो जॉब सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट जॉब में है कि आपको ताहयात आप लुक्ड आफ्टर है। ये किस दुनिया में होता है? ये कहीं होता है कि आप काम करें ना करें, जुमे की छुट्टी 3-3 घंटे की लें, नमाजों की छुट्टियां 2-2 घंटे की लें, दफ्तर में चाहे चल रही हैं वगैरह, ये किधर होता है? पर इसमें एक और भी चीज़ है जो आप लोगों का भी कसूर है। मुझे बताएं, आपके सेक्रेटेरिएट में एक और गवर्नमेंट जॉब की साइड, आपके सेक्रेटेरिएट में ना खाने का बंदोबस्त है ना बाथरूम का बंदोबस्त है। तो आपने ये भी एक मुसीबत बनाई हुई है। आप सेक्रेटरी साहब, तो मैंने एक दफा आर्टिकल लिखा था माई प्राइवेट बाथरूम, कि सेक्रेटरी तो अपना प्राइवेट बाथरूम बना लेते हैं, बाकी बेचारे कहाँ जाए? ठीक है, कैफेटेरिया भी कोई नहीं। हफीज शेख के साथ मैं रोज डिस्कस करता था, यार कैफेटेरिया नहीं। आईएमएफ पे आपने देखा है आधा वक्त तो हम कैफेटेरिया में काटते थे, हमारी सारी मीटिंगें तो कैफेटेरिया में होती थी। हुकूमत में एक और चीज है जो आपने देखा हो, आप तो खैर बेहतर जानती है, मेरे से सबको पता होगा। आपको पता है ग्रेड 18 का अफसर ग्रेड 17 के अफसर के कमरे में जाता, ग्रेड 22 ग्रेड 21 के कमरे में जाता। ठीक है ना? अब मुझे बताए, मीटिंगों के लिए बुला लेते हैं, मीटिंगों पर टाइम जाया करते हैं। हम तो मीटिंगें सारी हमारी होती थी कैफेटेरिया में। तो ये भी तो हमारे गवर्नमेंट वर्क का कल्चर क्या है? चले कल्चर की बात बताइए, गवर्नमेंट का कल्चर क्या है? मोइन साहब, आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट कल्चर? डू यू थिंक दिस कल्चर इज द सेम एज चाइना? कैन वी चेंज दिस कल्चर और नॉट? जी बताइए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल रिविजिट करने की ज़रूरत है ये एंटायर सिस्टम को, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये सिस्टम अच्छा चल रहा होता है, एफिशिएंट होता, मेरिट बेस्ड होता, अकाउंटेबिलिटी होती, तो आज हम वहाँ पे ना खड़े होते हैं जहाँ पे खड़े हैं। सिस्टम में इतना इनर्शिया आ चुका है, इतना इनडिफरेंस, एपैथी है, इनएफिशिएंसीज हैं। मैं अफसोस की बात है कि मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को भी उसको समझता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दैट, कि आई एम ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, मैंने बाहर सर्व किया, लेकिन आई एम पार्ट ऑफ दैट। तो हमें सर रिविजिट करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की, जैसे मैडम ने बात की कि बहुत अच्छी अच्छी प्रपोजल्स आई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू इम्प्लीमेंट दैम। हम भी स्टेक होल्डर हैं उसमें, हमसे पूछा गया है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। कैबिनेट में डिस्कशंस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इसका कोई एक्ट आना चाहिए, ताकि हम
उन चीज़ों पे को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। खाली बातों से नहीं होगा। ये भी आपने ये पैनल डिस्कशन रखी है, बात करके हम चले जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? नरगिस बीबी फिर हमें जरा डिफाइन करके दें। What do you, how are you going to restructure the government job? फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने जितनी रिफॉर्म रिपोर्ट से की वो जॉब की बात नहीं करते, वो ऊपर से प्रोफेसर साहब ने कहा जी NES बना लो ये वो, बट प्लीज टेल मी, जो इन लोगों की भूख है गवर्नमेंट जॉब की, कितने लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जी? देखे ना, सारे गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं। अब हाथ कम है बिकॉज बुढ़े बैठे हुए ना, बाकी तो जो छोड़ के आए हैं। ये कौन दिलेर औरत है यार, इससे बात करनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो भूख है गवर्नमेंट जॉब्स की, हमने एस्टिमेट किया 70% पीपल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जब उनसे पूछा, कहते हैं हमें काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरी नेशन के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर इसने कहाँ जाना है? तो प्लीज रीडिफाइन द गवर्नमेंट जॉब फॉर मी। आप अपने आपकी बताइए, आपकी सोच क्या है? व्हाट शुड द गवर्नमेंट जॉब बी? नहीं, मेरे लिए तो मेरा अपनी, जब मैं व्हेन आई वाज योर एज, तो मैं आई वांटेड टू जॉइन द गवर्नमेंट। और उस जमाने में बिल्कुल, जब मैं आप सोचती थी कि मुझे, माय फादर वाज नॉट इन द गवर्नमेंट सर्विस, बट आई थॉट दैट आई शुड जॉइन गवर्नमेंट सर्विस, एंड आई डिड, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। तो मगर बात सारी ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो आप कहते हैं कि सब 70% लोग गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सोचना चाहिए ना। मतलब ये एक डिस्कशन को हम किसी साइलो उसमें तो नहीं कर सकते ना कि वो क्या वजह है। मतलब इसकी कुछ वजह तो है ना। वो वजह कहते हैं ना कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी और काम की कोई जरूरत नहीं। देखिए, ये तो डॉक्टर साहब कमान, मतलब सिक्योरिटी तो मिलेगी मगर काम, आप भी तो तकरीबन एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं ना। तो आप मुझे बताएं ना कि आप इन सबको इतना इनकरेज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाके लम्स में नौकरी करते हैं? आप क्यों नहीं जाके किसी प्राइवेट इदारे में नौकरी करते हैं? 100% मतलब अब आप देखिए, मतलब आपने लाइफ टाइम गुजारी है, मतलब आपका इतना नाम है, इतना रिप्यूट है, मगर एंड में आके आपने भी अपनी पासिंग गवर्नमेंट जॉब में ही कर ली, और अब ना ही वेरी हैप्पी। अगर वो आपसे कहेंगे 5 साल और करो, तो मैं लिख के देती हूँ, आप मना नहीं करेंगे। नहीं, because I'm enjoying it, not because I have। देखिए जी, I am saying very simple. Why is the government given government job जो है, इसकी सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए, ये बताइए। नहीं, सिक्योरिटी इस किस्म की नहीं होनी चाहिए, और इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। और बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बंदे की जो एटीट्यूड है मेजॉरिटी की, वो बहुत लेट बैक हो जाती है। वो परवाह ही नहीं करते कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मेजॉरिटी जो है वो अपना करियर गुजार भी लेती है। नॉट एवरीबडी हैज द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट। मगर बात ये, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी, और कि बात सारी ये है कि आप अपनी आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं माशरे में या सोसाइटी में, उसको इतना अट्रैक्टिव करें ना। मतलब सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि मैं ये जो सारे बैठे हुए हैं बेचारे इन देयर 20s और व्हाटएवर, कि मैं इनसे कहूँ तुम गवर्नमेंट जॉब ना डिफाइन करो, मगर आज जब ये किसी प्राइवेट इदारे में जाके काम करें तो इनको सैलरी भी टाइम पे ना मिले, इनको खड़े खड़े फारिग भी कर दिया जाए, इनका प्रमोशन का भी कोई प्रोस्पेक्ट ना हो। तो अगर आप वहाँ पर कोई कानून भी ना हो, और जो लोअर लेवल है वहाँ पर कोई मिनिमम वेज भी ना हो, तो आप उन चीज़ों को साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ठीक करेंगे, तो मतलब यू विल सी सम ऑफ द पीपल हु आर वांटिंग अ गवर्नमेंट जॉब टुडे मे ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर सारा मल्टीनेशनल तो नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर, आप मतलब आप वो प्राइवेट सेक्टर में DMG को देख रहे हैं ना, तो वो वाला ना देखें ना, आप प्राइवेट सेक्टर को नीचे से भी देखें ना, जहाँ मेजॉरिटी काम करती है। तो वो जो मेजॉरिटी काम करती है उसको तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको कोई, उसके वेजेस कोई मतलब डिटर्मिन नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसकी हायरिंग में कोई रूल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें साइमल्टेनियसली देखना चाहिए, ताकि लोग गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी किसी चीज़ को सोचें। मोइन साहब, ये जो इन्होंने कहा है कि खड़े खड़े निकाल दिया जाए, इसमें क्या मसला है? खड़े खड़े निकालने में क्या मसला है? खड़े खड़े निकाला, किसको निकाला? मैं कह रहा हूँ, अगर निकाल दिया जाए खड़े खड़े, जो दुनिया में होता है, व्हाई शुड पब्लिक सेक्टर्स हैव मोर सिक्योरिटी देन दैट? आर्बिट्रेरी डिसीजंस तो नहीं होने चाहिए ना। अगर किसी को निकालना भी है तो देयर हैज टू बी अ लॉजिक रीजन फॉर दैट। एक प्रोसेस होता है, वो हर सिस्टम में होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। सिक्योरिटी की आपने बात की, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब की जो ये सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, ये इसकी अट्रैक्टिवनेस को के लिए है। मैंने अभी फ्राइडे को आई वाज इन अ पैनल ऑफ पिथा, इंटरव्यू कर रहा था फॉर ग्रेड 20 की पोस्ट थी, एक रिसर्च एनालिस्ट की इन अ गवर्नमेंट थिंक टैंक। तो एक साहब आए, तो वो ऑलरेडी इसी पोजीशन की इन अ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च की पोजीशन पे थे। उनसे पूछा कि आप वो क्यों छोड़ के आना चाहते हैं? हिज आंसर वाज सिंपल, बिकॉज इट्स अ स्टेबल जॉब।
सिक्योरिटी है यहाँ पे. Of course, he also said कि यहाँ पे I would have more opportunities to research also. लेकिन सर पॉइंट वही है जो मैडम भी कह रही हैं कि आप सिक्योर करें, वो अच्छी चीज़ होती है, बट इट हैज़ टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड और आप अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दें कमेंसरेट टू व्हाट इक्वलेंट पर्सन को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में. परफॉर्मेंस बेस्ड मेरिट एंड गुड इंसेंटिव पैकेज. अच्छा जी, लेट मी गो टू द फ्लोर. ये जो कह रहे हैं कि जी अट्रैक्टिव, असम ख्वाजा की स्टडी है, हमारी स्टडी भी है और लोगों की स्टडी भी है. गवर्नमेंट जॉब्स आर पेड वे बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर इन दिस कंट्री विद मोर जॉब सिक्योरिटी. दूसरा ये जो कह रहे हैं कि जनाब बार बार आप रूल्स हों और फायरिंग करना मुश्किल हो, तो यार ये तो मैं बार बार कहता हूँ. हम कम्युनिज्म चाहते हैं, सोशलिज्म चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक बंदा काम नहीं कर रहा, उसको कान से पकड़ के बाहर निकालो भाई. ये क्या वो उसका प्रोसेस. बाकी मैं इनकी बात मानता हूँ, ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, टेन्योर मिलना चाहिए, बट परफॉर्मेंस होनी चाहिए. परफॉर्मेंस दरवाजे पे लगी होनी चाहिए. जैसे कि सिविल सर्वेंट आपको कितना वेट कराता है. मैं सीडीए के चेयरमैन से मिलने के लिए मुझे इस उम्र पे भी 10 दिन फोन करना पड़ता है, 2 घंटे बाहर वेट करना पड़ता है. तो ये परफॉर्मेंस उसकी मार्गरेट थैचर ने लगा दी थी परफॉर्मेंस. भाई कितने घंटे लोग वेट करते हैं, अगर वेट कर रहे हैं 10 मिनट से ज्यादा फायर हो जाओ बंदा. यार क्यों नहीं हम ये करते, बताइए जी. जरा खुल के हमारे सवाल सोच के इनको चैलेंज करें. डोंट बी scared. Mike. I'm going to read out this thing called the Parkinson's law. Okay? It says that the number of workers within public administration, bureaucracy, officialdom tends to grow regardless of the amount of work to be done. Good job. This was attributed mainly to 2 factors. Officials want subordinates, not rivals, and they want and they make work for each other. What I keep noticing is what makes something a government job distinct from a private job is that it is permanent in nature. You cannot be fired. It is a lifetime job. Is this the right way to structure your government? And what I keep hearing is that performance-based evaluation honi chahiye. However, in the private sector, which does work, and it works on principles of efficiency, we know that performance relates to profitability. You do not have any such incentive in the public sector. So I keep hearing that there has to be some process. Right now, the government is near bankruptcy, and it is unable to even get rid of the employees that could help it get through the next 10 years. So how can rules and regulations take precedence over survival in this case? ठीक. तमीना, मैं 2-3 सवाल लेके I'll come back to you. तमीना. सर मतलब जो जी जो जॉब प्राइवेट सेक्टर सर मतलब लोग जाने के लिए तैयार हैं. आई थिंक द रीज़न इज मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी लिमिटेड. तो दैट इज बिगेस्ट रीज़न क्योंकि मतलब सोचो ओवर का ऑप्शन आपके पास बहुत लिमिटेड है. वरना पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर. वो भी तो सिविल सर्विस के परफॉर्मेंस में है ना. अगर परमिशन लगा के बैठे हुए हैं और लोग इनके दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी तो ये होनी चाहिए कि लोग दफ्तर के बाहर कितने इंतजार कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बताएं ना कि अगर एक फाइनेंस सेक्रेटरी, यू बीन देयर, फाइनेंस सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर सारे वो बैठे हुए हैं एसआरओ लेके, और वहाँ बैठे हुए हैं एनर्जी सेक्रेटरी के पास सारे बैठे हुए हैं कि जी हमारी वो डिस्कोस की क्या हालत है, तो परफॉर्मेंस क्या है इनकी, ये भी तो बताए ना जी. सर दूसरा मतलब रीज़न ये है कि प्राइवेट मतलब हमारी जो मतलब नई जनरेशन आ रही है उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही. मैंने प्राइवेट सेक्टर में विजिट किया, वो कहते हैं जब हम 35,000 की जॉब 2 जॉब अनाउंस करते हैं तो 200 बंदा बाहर खड़ा होता है. जब मैं 10 लाख की जॉब अनाउंस करता हूँ तो मुझे 10 महीने लग जाते हैं बंदा एक्सप्लोर करने में, बंदा नहीं मिलता. तो दीज आर द इशू एज वेल कि मतलब हम प्राइवेट सेक्टर तो दे आर लुकिंग मोर प्रोडक्टिव पीपल. अगर प्रोडक्टिव पीपल की सप्लाई नहीं है पीछे तो तमीना क्विकली देन वी गो बैक टू द पैनल. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बस आपसे एक क्विक सा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट में रूल्स हैं बहुत, आपके अमेजिंग स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं जो जॉब को सिक्योर करने के, मगर 2 बातें. एक तो और आपने मिनिमम वेज की भी बात की कि अब मिनिमम वेज इंश्योर करना इवन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. गवर्नमेंट नहीं करती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम नहीं कर पाता. सेकंड मतलब ये प्राइवेट सेक्टर अच्छी जॉब इंश्योर करे, थोड़े से रूल्स बनाए, सर्विस रूल्स बनाए, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है. गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करे. अनफॉर्चुनेटली आई हैव विटनेस दैट
आई एम शेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट. एंड सेकेंडली सर, जो बात है कि प्राइवेट सेक्टर, जैसे सर ने भी बात की, स्किल्ड जॉब्स तो बहुत मिल जाती हैं, बहुत हाईली स्किल्ड जॉब्स. कल एक लम्स का सेशन हो रहा था, पूरा सेशन वाज रिवॉल्विंग अराउंड कि लड़कियां एआई को कैसे यूज़ करेंगी. तो माय थिंग वाज कि लड़कियां भी एआई यूज़ कर लेंगी. अब पहले लोगों को स्किल तो, इतना स्किल सेट तो बच्चों का ऊपर जाए, यूनिवर्सिटी स्किल्स नहीं सिखा रही. जी, Nargis Bibi, why don't you start, then Moin, whatever answers you have, then we'll go back to the floor. ठीक कह रहे हैं, मतलब मैं जो इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके साथ कोई डिसएग्री नहीं करती, मगर बात सारी इम्प्लीमेंटेशन ही की है ना. मतलब जो आप कह रहे हैं, इट इज़ व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस, मगर एकदम से तो ये नहीं हो जाएगा ना. अगर आपके कोई END के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या कोई सिविल सर्वेंट एक्ट है, या कोई चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हायरिंग हुई है, तो वो आप कहते हैं कि somebody is not delivering, somebody is not doing well, तो उसको आप फौरन फायर कर दें. मतलब ठीक है, जो नहीं कर रहा उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर अगर आपके एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना. या तो पहले आप अपने जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पर्टेनिंग टू द सिविल सर्वेंट, या जिसके तहत वो हायर किए गए हैं, उनमें अमेंडमेंट्स करें, उसमें चेंजेस करें. तो ये एक बहुत बहुत वाइट किस्म का इसका सारा वो है. ये एकदम से तो नहीं हो सकता कि मिस्टर ए इज़ नॉट परफॉर्मिंग और मिस ए इज़ नॉट परफॉर्मिंग, या उनकी सही नहीं है तो उनको, जैसे नदीमुल हक साहब कह रहे हैं, तो व्हाई कांट दैट पर्सन बी फायर्ड. ओके, मतलब सम प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, बट देयर इज़ अ प्रोसीजर अवेलेबल, तो वो प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना. आई एम श्योर कि इस तरह से तो जो सिविल, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे सकती, मगर कहीं की भी सिविल सर्विस में ये तो नहीं हो सकता, किसी दूसरे मुल्क में भी, कि इमीडिएटली आपको लगा कि दिस पर्सन डिड नॉट डू वेल इन दिस मंथ, तो अब अगले महीने से ये बंदा फारिग. ऐसे तो कहीं भी, आई डोंट थिंक इट हैपेंस लाइक दिस एनीवेयर. जो आप भी कह रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर, मतलब आपको इन सारी चीज़ों को, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप जैसे ये कह रहे हैं कि उसके किसी के सेक्रेटरी के कमरे के बाहर 10 लोग बैठे हुए हैं, या कहीं 15 लोग बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ ये, दिस अलोन कैन नॉट डिटर्मिन कि मतलब क्या हो रहा है या नहीं हो रहा. आप मतलब किसी एक इंस्टेंस को निकाल के कि आपको कहीं टाइम नहीं मिला या नहीं हुआ, मतलब वो ठीक है. मतलब आई एग्री कि पब्लिक सेक्टर की जब परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता, या लोग कहते हैं कि वो बड़े लेट बैक हैं, या इतना उनके अंदर इतनी कमिटमेंट नहीं है, या क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर है तो वो इतना मोटिवेटेड नहीं फील करते. दीज फैक्टर्स आर वेरी मच देयर. मगर इन सब को ठीक करने के लिए बात तो ये है कि मतलब मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करती हूँ, फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट. मतलब अगर गवर्नमेंट, मतलब फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, मतलब आप मुझे बताएं, आप यंग लोग हैं, आपकी फ्रेश थिंकिंग है, आप नई बात सोच सकते हैं. मैं तो आई हैव प्लेड माई इनिंग, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मतलब मैं तो सब कुछ कर चुकी हूँ. आप मुझे बताएं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मतलब फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. मतलब आज आप किसी को फायर करें, जाकर वो कोर्ट से फौरन, मतलब आप फौरन स्टे लेके आ जाता है. मतलब आपकी जुडिशरी आपको, मतलब मेरा ख्याल से मैं अपने एंटायर करियर में कभी कोर्ट्स में इतना पेश नहीं हुई जितने अपने लास्ट 5 ईयर्स जो मेरे सिविल सर्विस के थे. मतलब एवरी डे मुझे एक कोर्ट से नोटिस आया हुआ होता था. कभी मैं मतलब पेशावर जा रही हूँ, कभी क्वेटा जा रही हूँ, कभी सुप्रीम कोर्ट में वो बुला के, मतलब आई यूज्ड टू बी क्वेश्चन्ड ऑन एवरीथिंग. तो मतलब यहाँ पर एक एकेडमिक माहौल में गपशप लगाना एक और बात है. जब आप, इट इज, बिलीव मी, टू बी अ फेडरल सेक्रेटरी इन द प्रेजेंट एज एंड टाइम इज नॉट अ बैड अप्रोच. गुड पॉइंट. मतलब मैं आपको बिल्कुल, डोंट थिंक दैट आई एम डिफेंडिंग माय फ्रेटर्निटी और एनीथिंग, नॉट एट ऑल. इट इज मतलब ये तो आपको कोई पता नहीं किस किस्म की नर्व्स चाहिए और आपको किस किस्म का आपको होना चाहिए. एवरी डे मतलब आप अखबार उठाते डरते हैं कि आप किसने बुलाया है. Right. मतलब सुबह को जब आप अपना डाक पैड खोलते हैं तो आप उसमें कोई 10 नोटिस पड़े हुए होते हैं कि आ जाएं कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें भी आ जाएं, इसमें भी आ जाएं. मतलब मिसिंग पर्सन हो कोई, जाके पेश ऑफ. मतलब ये कोई, इट इज नॉट दैट इजी. मतलब जो आप जो कह रहे हैं, आप लोगों तीनों की बात से आई डू नॉट डिसएग्री. आई एम इन एब्सोल्यूट एग्रीमेंट. एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे ख्याल हमने बात नहीं की, जुडिशरी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को है ही नहीं. जो अगले दिन बात आई थी बड़ी मजेदार कि जो एयरलाइन क्रैश हुआ 2019 में, उस पर जुडिशरी का हाथ था, क्योंकि कैप्टन साहब को रिजेक्ट कर दिया था, जुडिशरी ने बहाल कर दिया. तो जुडिशरी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कोई है ही नहीं.
वो कैसे करें, ये सवाल मेरा ख्याल हम अगली बारी किसी से पूछेंगे। मोइन साहब आप बताइए। जी, आई जस्ट एंडोर्स व्हाट मैडम हैज सेड कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो प्रेशर्स से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को गुजरना पड़ता है डिफरेंट लेवल्स, जितना लेवल बढ़ा जाता है प्रेशर उतना बड़ा होता जाता है। तो एंड लाइक हर आई एग्री विद ऑल ऑफ व्हाट यू हैव सेड, वी डोंट डिसएग्री है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें मालूम है, रियलाइजेशन है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। गुड थिंग। और इशू वही है जहाँ ये बात आ गई कि गवर्नमेंट ने अगर करना है तो इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है। देखिए, हम बहुत कुछ चीज़ों पे ना गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं हर वक्त। इट्स वेरी इजी, गवर्नमेंट, ऑल इल्स ऑफ द सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट है। व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल्स, अस? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? एक तो कमरे के बाहर बैठे होते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स। हमने भी तो चेंज लानी है ना, हमें भी लीडर बनना है ऑफ टुमारो। यूथ जो यहाँ बैठी है उसे देखना है कि वो अगर फ्यूचर के लीडर्स होंगे या एजेंट्स ऑफ चेंज होंगे तो उनको अपने अंदर क्या चेंज लेके आनी है। हम बात करते हैं यूथ डिविडेंड, पाकिस्तान 60% ऑफ यूथ, फ्यूचर ऑफ टुमारो। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्वेस्ट करे यूथ में, इन्वेस्ट करे एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, बहुत सारी चीज़ों में। हमें लेकिन खुद भी कुछ करना है। जी, एक और राउंड कर लें जी, शुरू करें। Okay, my name is Rais Khan. I'm geophysicist by profession. So I have been working in oil industry from last 22 years now. So I have worked in 4 countries. And 4 years back, I came back to Pakistan. I started working with a semi-government organization. First thing, I'll agree with Ms. Sethi that government sector is highly underemployed. I'll say that. The kind of pressure they go through every day, I deal with them every day. And I can assure you, they are underemployed. Sometimes we have to wait for a single meeting for a couple of months just because they are busy. They are really busy. And then I'll come towards a couple of comments. Like one is that there are 2 things. One is our population. I mean, our population is a blessing for us, can be a blessing for us, but at the same time, it is a curse for us also. And second thing, which surely is a curse for us, is that we lack resources in terms of money. Financially, we lack resources. That surely is a curse for us. I mean, working in Norway, Abu Dhabi, and then Muscat, you know, I have seen they progress a lot. They move very fast just because they have a lot of money. We have potential to move fast, but we are stopped by money. So, and then do we need to worry about the productivity of the government servants? Definitely, we need to worry about that. First thing we need to do is to supply more resources to them. First thing, more manpower. सवाल पे आ जाए, सवाल पे जल्दी, बहुत सारे लोग। Sir, I think I just have a couple of comments. And then second thing is about the youth is dreaming of government jobs. Sorry, sir, I don't agree. Any qualified youth, competent youth is not dreaming about government job. They know there is nothing there. They know. They want to leave Pakistan. They want to make companies. They have established companies here. They are in Blue Area. I was surprised. There are offices on rent available and they are 100% occupied. And people are making more new offices. Like you can rent a seat. Good. See, so youth is doing their work. I totally agree. I totally disagree that they want government job. Let's move to the other person. कौन जी किसको दे दे? पास कर, इनको पास कर देंगे बैठे हुए सामने। मेरा नाम मंजू अहमद है. I am associated with PIDE in a visiting faculty position also. मेरा ये comment है कि why do people want to go into the government service? वो जब एक स्ट्रीट पे एक लेमैन, एक स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटोकॉल मिलता हुआ देखता है ना, तो वो कहता है कि मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में जाता हूँ। आप एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं, आपको मैडम लेने के लिए 4 बंदे आए होते हैं उधर। मैं लैंड करता हूँ उधर तो मैं अपना बैग खुद उठा के जाता हूँ। आप लाइन को जंप करके, इमिग्रेशन की लाइन, बल्कि आप लगते भी नहीं हैं क्योंकि और बंदा आकर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाता है। ये चीज़ें हैं। आप आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्टेशन चाहिए। क्यों चाहिए? अब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। नादरा का अब वो वेरिफिकेशन हो जाती है, तो व्हाई डू यू नीड एन अटेस्टेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिसर? सो उसके लिए फिर वो बंदा कहता है कि मैं भी बनूंगा गवर्नमेंट ऑफिसर और मैं जाके मैं भी अटेस्ट किया करूंगा। दिस इज द रीजन। बड़ा अच्छा इंसेंटिव है। मेरा नाम शाह जमाल है और बेसिकली आपको जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं कि पेंशन सिस्टम रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, पाकिस्तान का मसला ये है कि हम गवर्नमेंट के पैसे को अपना पैसा नहीं समझते और उसके साथ बहुत लिबरल होते हैं।
पाकिस्तान में कहीं चले जाएं, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी एक आदमी मर गया है लेकिन पेंशन 40 साल बाद तक सरवाइव कर रही है। क्यों कर रही है? दुनिया में कहीं नहीं होती। और ये अब तक क्यों है? सारे कमीशन बैठते हैं, बातें करते हैं, 1 मिनट में ये हो सकता है। आप ये रेजोल्यूशन में डालें और कहेंगे जी फ़ौरन ख़त्म करें, बीवी तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ठेका लिया हुआ कि उनके सारे बच्चों को और आगे बच्चों के बच्चों को देगी। ये गलत सिस्टम। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेंशन रिफॉर्म्स लानी है। सारी दुनिया में पेंशन रिफॉर्म्स हैं। अगर केपी गवर्नमेंट ले आई है तो आप क्यों नहीं ला सकते? ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है और इन्फॉर्म डिसीजन है। आपने आज नहीं तो 10 दिन बाद लेना है या 2 साल बाद लेना है, आप अभी से ले लें। ठीक। और इसमें ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सर गवर्नमेंट जॉब्स की जो बात हो रही है, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हुआ हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अब फॉरेन ऑफिस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह आप बात कर रहे थे ना, हमारा जूनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी के कमरे में फाइल लेके जाता है और डेली जाता है। हर सर्विस का मिजाज डिफरेंट है। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी एसी जो है वो कमिश्नर के दफ्तर में डायरेक्टली चला जाएगा बगैर अपॉइंटमेंट के। इसी तरह से एफबीआर में दूसरी हर सर्विस का अपने एक मिजाज है, उस तरीके से करना है। बेसिकली तो आपने रूल्स बनाने हैं कि जी आपने इसके ऊपर प्रमोट नहीं होना। मसला ये है कि आप चूंकि 60 साल तक रहेंगे गवर्नमेंट में, आप किसी ना किसी तरह से प्रमोट हो जाएंगे। कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट में पॉलिटिशियन करा देगा, कुछ करा देगा। इसलिए आप जो है ए पॉलिटिकल नहीं होते। अब आगे माइक पास करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढते। लास्ट 2 थिंग्स देन वी गो। जी सिविल ये छोड़ गई है गवर्नमेंट सर्विस। बोले जी। एक तो पहले तो मैं आपको कह दूं सर, जो आप थे ना नॉर्वे से आ गए हैं, तो आपकी तो रैशनैलिटी क्वेश्चन हो गई है। आप नॉर्वे से आ गए, नॉर्वे से कौन आता है यहाँ यार? आप तो आपकी तो बातें मैं सीरियसली ले ही नहीं रहा। ये गवर्नमेंट सर्विस छोड़ चुकी है, बताइए। ये यूके से वापस आएंगे यार? आप दोनों तो मेरा ख्याल इनको क्यों आने दिया अंदर? बोलिए जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ जी, कौन सर मेरा क्वेश्चन था एक। जी बोलिए। कल मैं मैडम के सेशन में भी था और सुन रहा था कि ऑलमोस्ट 40 पे कमीशन बने, जिसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बनी और ये सारा कुछ हुआ। और ये जब से पाकिस्तान बना ये सारा सिलसिला चल रहा है, और ये यकीनन इसलिए बने थे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और कॉम्पिटेंसी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंप्रूव हो। लेकिन ऐसा तो हम नहीं देख रहे कि ऐसा नहीं हो रहा। कहीं इसकी रीज़न ये तो नहीं है कि ये सारे कमीशन पर्सन स्पेसिफिक थे या पॉलिटिकल वेलफेयर के ऊपर? गुड पॉइंट। चले जी आगे चले, क्विकली इनको दें। सर बस एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं बिल्कुल इन अ फ्यू सेकंड्स। मैडम आज भी बहुत सारे काम इस तरह के हो रहे होंगे, रिफॉर्म्स हो रही होंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज भी जितनी रिफॉर्म्स हो रही हैं इनके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या वो फायर फाइटिंग ही मोड में? फायर फाइटिंग ही है जी। बड़ा स्मॉल सा क्वेश्चन है कि अभी मैडम ने कहा कि हमें टाइम चाहिए रिफॉर्म्स के लिए। जब हम पहला 5 ईयर्स प्लान पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि हमें गवर्नमेंट साइज को रैशनलाइज करना है, हमें गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये बैक इन फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान। तो हमें और कितना टाइम चाहिए? डू वी हैव एनी विल टू रिफॉर्म्स? वो 5 ईज आ गया यार, 5 ईज आ गया, फिक्र ना करें, 5 ईज सब ठीक कर लेगा। इधर लाइन जी, 2 लड़कियां ये फाइनल बोले। सर मेरा क्वेश्चन आपसे कि हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट द इवैल्यूएटर्स? हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट द इवैल्यूएटर्स? आप जो बेस्ट सिस्टम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में लेके आए थे वो टीटीएस का था, और वो जिस बुरी तरह फेल हुआ है सिर्फ इस वजह से कि इंटरनल पॉलिटिक्स। सो हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जी बोलिए, आप बोलिए। लास्ट इज यू। इनको दें जी, इनको। मैडम आप बोल रही थी कि नहीं? आपने हाथ खड़ा कर रही थी। अच्छा, इनके लिए करेंगे बस, ठीक है जी, फिर वापस आ जाए जी। जी मैडम आप सॉरी मोइन साहब, पहले मैं एक सवाल ऐड कर दूं दोनों के लिए। 2-3 छोटे सवाल। क्या गवर्नमेंट में टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है? क्या आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं? क्या डू यू मैनेज योर टाइम? दूसरा, फायर फाइटिंग। क्या फायर फाइटिंग में ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या वाकई फायर फाइटिंग है? तीसरी चीज ये है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये फीते वाली फाइलें क्यों नहीं मरती? फीते वाली फाइलें वाशिंगटन में भी चलती हैं। और फाइनल चीज नरगिस भी, ये पे कमीशन क्या है? ये तो गोरे की चीज थी, अभी तक पे कमीशन क्यों चलती है? चलिए जी। थैंक यू सर। मैडम का सवाल, मेरा सवाल भी एग्जैक्टली यही है, मेरा प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली यही है जो आपने बात की। आपने एवेल्यूएटर की बात की कि उसकी एवेल्यूएशन कौन की? हमारे सिस्टम में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑडिटिंग, ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का, और एक है अब नया नैब, अकाउंटेबिलिटी।
तो मुझे ये बताइए कि इन ऑडिटर्स की ऑडिटिंग कौन करेगा, और इन जो नैब की अकाउंटेबिलिटी हमारी करने आते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? तो ये मेरा भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आई हैव फेस दीज थिंग्स इन द मिशंस इन द मिनिस्ट्री अब्रॉड। हमारी ऑडिट करने आते हैं, तो जो ऑडिट करने आते हैं वो फिर जो करके जाते हैं वो हमें पता है। सर आपने और क्या सवाल किया था? टाइम मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स सर, मैं अपनी मिनिस्ट्री की तो बात कर सकता हूँ। वी आर ट्रेन्ड टू एज ऑफ कोर्स एज डिप्लोमेट, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें टाइम इज ऑफ एसेंस। मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए वक्त की बहुत अहमियत है। हम वी आर नॉट डिसिप्लिन पीपल, अफसोस की ये बात है। शादियां हमारी 12 बजे स्टार्ट होती हैं, जो टाइम हम जिस चीज़ के लिए देते हैं उसके 2 घंटे बाद हम आते हैं। जी सर, टाइम पे खत्म होती है। जी सर, वी आर मोस्ट पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दिस आई कैन वाउच फॉर। बताइए, कैबिनेट की मीटिंग तो मुझे पता कभी टाइम पे नहीं शुरू होती। मीटिंग है ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। मतलब आप यहाँ बैठ के जितने लोग हैं वो इतने स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी एक ने कहा कि मैडम ने कहा कि टाइम चाहिए, जब मैं सोच रही थी मैंने कब कहा। मतलब अब ये मैं यहाँ बैठी भी हूँ, बाकी इतने बहुत सारे विटनेसेस हैं वहाँ, उन्होंने कह दिया, मैंने तो नहीं कहा। अगर कामरान खान हामिद मीर कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। नहीं, तो मतलब ये तो जिस तरह से मतलब यू गिव अ स्टेटमेंट एंड देन यू से दैट आई सेड इट, तो व्हाट कैन आई डू? ओके, अच्छा, नहीं ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट का बताइए। अभी एक और, अंजुम साहब आपका शतनाम है, आपने कहा कि वो लोग देखते हैं कि वो प्रोटोकॉल ये वो। भाई अगर 5 लाख सिविल सर्वेंट्स पड़े, मैं एक बात कर रही हूँ, सपोजिंग है, और अगर आपने 3 लोगों को ऐसा देख लिया तो प्लीज मतलब आप सारों को तो रगड़ा ना दे देना कि सब ऐसे ही हैं। मतलब ये सब कुछ हर शोबे में ऐसा होता है कि कुछ लोग सही नहीं भी होते, और ये कोई मतलब डिजायरेबल चीज़ नहीं है कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊं और लाइन में ना खड़ी हूँ। यहाँ मतलब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे जाऊँ तो लाइन में ना खड़ी हूँ, और जैसे ही मैं लैंड करूँ वाशिंगटन डीसी में तो मैं बिल्कुल लाइन में आ जाऊँ। तो मतलब आई डोंट सपोर्ट इट एंड आई फील इट इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि जो इंटरनल मतलब टाइम मैनेजमेंट और जो मीटिंग्स होती हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल, बात ये है कि जब आपके पास मतलब जैसे आप कह रहे थे कि एक ऑफिसर है और उस एक ऑफिसर के साथ 50 लोग काम नहीं कर रहे, मतलब आपने कहा कि वो तो 500 लोग होंगे जो टॉप पे होते हैं, और अगर डाउन द लाइन देयर आर अनदर 400,000 पीपल देन दे आर विद वेरियस ऑफिसर्स। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक फेडरल सेक्रेटरी के साथ कोई 100 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने भी 6 वजारतें की हैं और मैंने देखा है आपके साथ वही 3, 4, 5 लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि वो नंबर भी रिड्यूस होने वाला है, और आपको डिजिटल ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर इस प्रेजेंटली जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, मतलब ऑफिसर्स तो फिर भी यूज़ करने लगे हैं, जो आपका सपोर्ट स्टाफ है वो तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। और मतलब मैं आपसे ये बिल्कुल मानती हूँ और उसको बिल्कुल कुछ करना चाहिए। और जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स कम होने लगेंगे। और मुझे तो पे एंड पेंशन कमीशन की आप बात करते हैं कि कब तक हम पे एंड पेंशन कमीशन बनाएंगे। अब अगर पे एंड पेंशन कमीशन बनाया जाता है, मतलब आई वॉज ऑल्सो द चेयर फॉर अ वाइल एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग टू द गवर्नमेंट, भाई आप जो बाकी लोगों का तो डिसाइड कर लेंगे, जो आपने एज ऑफ टुडे जो हायरिंग करनी है उसमें तो पेंशन खत्म करें ना, उसमें तो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी कोई दूसरी चीज़ लेके आए ना। तो ये तो मतलब आई कैन से दैट टू माई मिनिस्टर, आई कैन से दैट टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड आई हैव बीन सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बिलीव मी। बड़े लोगों के इतने गट्स नहीं होते जितना कुछ मैं कह लेती थी, मगर बात ये है कि ये डिसाइड तो जो मेरे बॉसेस हैं उन्होंने ही करना है ना। मतलब मैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं एक सजेशन दूँ, मैं एक रिकमेंडेशन लेके जाऊँ, मैं उन्हें कन्विंस करूँ, मगर ये तो नहीं हो सकता कि जो डिसीजन मिनिस्टर ने लेना है वो डिसीजन मैं कैसे ले लूँगी। तो मतलब ये बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात बताइए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साइंस बन गई है। बिल्कुल, और हर कॉरपोरेशन, हर हुकूमत में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी होगी। हमारे पास अभी तक एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई नहीं चीज़, सिर्फ एक चीज़ है, या आपकी FPSC है। हम सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर में लग जाते हैं। डू वी हैव HR मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट? शुड वी हैव HR मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट? शुड वी क्रिएट एन HR डिपार्टमेंट? हमें बजाय इसके कि हम एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करें, हमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कोई, जिसको हम करियर प्लानिंग कहते हैं, मैंने खुद ऐड किया है वो करियर प्लानिंग विंग, और उसमें वो बड़ा पोटेंशियल है।
और सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल होती है। बात तो ये है कि जहाँ वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जिसकी अथॉरिटी है, आप उसको राइट देना। अगर ग्रेड 20 की पोस्टिंग करना जो है वो राइट है फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का, तो उसको क्यों नरगिस सेठी प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि आप इस बंदे को इधर से इधर और इसको इधर से कर दें? तो जब तक आपकी मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रुकेगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ से ख़त्म होगी, आप जो जिसकी डोमेन है उसको काम करने दें। और दूसरा ये कि मैं फिर से ये कहूँगी कि मतलब अगर आपको इतना क्वेश्चन किया जाएगा और इतना आपको बुलाया जाएगा दूसरी जगहों पे और पूछा जाएगा, तो दिस रियली डिस्करेजेस दी सिविल सर्वेंट। मतलब आप अब तो ये है कि आप जब कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो आप 4 दफ़ा सोचते हैं इस पर मैं कोई कंटेम्प्ट तो नहीं है, इस पर मुझे कॉल तो नहीं किया जाएगा, सुबह मुझे नोटिस तो नहीं आएगा। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी नहीं चाहिए। मतलब आप इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं बनिस्बत उसके जो कुछ आपको देखना चाहिए कि क्या अच्छा है। सर ये दो पॉइंट थे, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं अपनी मिनिस्ट्री को तो आपको बता सकता हूँ कि वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरियर प्लानिंग डिपार्टमेंट। एम्बेसडर जमाल बैठे हैं, ये बड़े अरसे तक डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रहे जिनका रोल ही यही था, लॉन्ग टर्म विजन बनाना, कैरियर प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड ट्रेनिंग। तो हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है, डिपार्टमेंट है विद इन दी मिनिस्ट्री। आपने फिर टेक्नोलॉजी और की बात की तो गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा ई गवर्नेंस का शुरू किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू एम्ब्रेस इट। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए एम्बेसडर एजाज, इनके दौर में वी इम्प्लीमेंटेड दैट प्रोग्राम। पेपरलेस एनवायरनमेंट, फाइल्स ऑनलाइन मूव होती थी फ्रॉम द सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम एडी टिल द फॉरेन सेक्रेटरी फॉर हिज अप्रूवल। सो वी हैव दैट। हमारे आई कैन टेक दिस क्रेडिट कि हमारे ऑलमोस्ट 95% ऑफिसर्स आर कंप्यूटर लिटरेट। हम अपनी रिपोर्टें खुद करते हैं, हम अपने फैक्सेस खुद भेजते हैं, हमें क्लरिकल स्टाफ की जरूरत भी नहीं होती। नहीं, पर हम अगर सोचें फॉरेन ऑफिस की, हम अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, साहब अशरफ साहब यू वेलकम टू कम इन, फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस क्या है? हाउ शुड वी मेजर फॉरेन ऑफिस परफॉर्मेंस? फॉर एग्जांपल देखिए, वीज़ा तो हमें मिलता कोई नहीं, हमारी इज्जत कोई नहीं दुनिया में, ठीक है? हमें सऊदीज भी कहते हैं तुम निकल जाओ, हमें वो यूएई भी कहते हैं निकल जाओ। तो फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस पर हम कैसे मेजर करें? सर अगर आपने फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस वीज़ा इशुएंस के बेस पे लेनी है तो फिर सॉरी, हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सऊदी वीज़ा लेना है, अमेरिका वीज़ा लेना है, यूएई का लेना है, उसकी अपने डायनेमिक्स हैं। हम तो आपको नहीं वीज़ा दिला सकते हो। नहीं तो फिर क्या आपकी परफॉर्मेंस क्या, ये बताइए ना। परफॉर्मेंस आई थिंक इट इज़ फॉर अस टू सी। पाकिस्तान माशाल्लाह एक सारी दुनिया में इसका एक नाम है, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड फॉरेन ऑफिस का सर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों को नहीं पता, जो हमारी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो हम पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू मार्केट। हमारे बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत खूबसूरत मुल्क हैं, लेकिन हमारे मसाइल भी हैं। तो पाकिस्तान को मार्केट करना इतना आसान नहीं होता। तो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाता है, आप लोग यहाँ पे शायद उस पर हंसें, लेकिन जो हम कल्चरल डिप्लोमेसी करते हैं, अगर जो मिशंस की एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर आप लिस्ट करें, उनकी वॉल्यूम्स बनाएं, तो ये पूरा कमरा भर जाए उसके साथ। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम बेलॉस करते हैं सर, एज अ ड्यूटी समझ के, एज अ पाकिस्तानी समझ के करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं जा रहा। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस वो चलते रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैंने कहा मैं एम्फसाइज कर दूँ। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फोक्स। एनी लास्ट कमेंट्स और थॉट्स? नहीं तो मैं खत्म करने लगा हूं। जरा माइक दे दे, माइक क्विकली। आप तो बात कर चुके, नए बंदे को बात करने देना। हाँ सर ने जो बात आप की तो है नॉर्वे कि से वापस आ गए, आपने क्या कमेंट देना है? सर पाकिस्तानी पासपोर्ट स्टिल होल्ड माय पाकिस्तानी पासपोर्ट। ओके सर, सर की बात पे कमेंट करूंगा कि पाकिस्तान एम्बेसी ने एक इवेंट शुरू कराया था ओस्लो में, कॉल मेला, प्रोबेबली इफ यू हैव बीन टू ओस्लो। अब वो पूरे स्कैंडिनेविया का इवेंट है, 10 डेज होता है ओस्लो में, और इट्स एन इवेंट जिसमें पूरे स्कैंडिनेविया से लोग आते हैं। ठीक है सर। चले जी, हमारी एम्बेसी मेले लगाने के लिए ठीक है। हाँ जी, आगे बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान में वी हैव डन वेरी गुड वर्क। वो अगले सेशन में आएगा, अगला सेशन जियोनॉमिक्स का है, डोंट वरी, उस पे आएगा। आगे जी कोई एनीबडी एल्स? नहीं तो फिर चलें जी। थैंक यू वेरी मच फोक्स। आई थिंक वी नीड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट
वी नीड टू डिस्कस इट लॉट मोर। हम लोग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम लोग अभी लॉर्ड मकाले के ज़माने में बैठे हुए, वही चीज़ चल रहा है, वही फीते वाली फाइलें, वही प्रोसीजर्स, वही सेक्रेटरी के कमरे के बाहर वेट करना। जनाब एम्बेसडर साहब, आप बहुत मुल्कों में रहे हैं, मैं 40 साल अमेरिका में रहा हूँ, 5 साल बरतानिया में रहा हूँ, मैंने आज तक सरकारी दफ्तर नहीं देखा, कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा। यहाँ रोज सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है किसी ना किसी बहाने, रोज किसी ना किसी सेक्रेटरी नरगिस बीवी को फोन करो, यार खुदा के वास्ते करवा दो काम, यार ये मुझे वो चाहिए फलानी चीज। ये जिस वक्त तक खत्म नहीं होगा हम आजाद मुल्क नहीं बनेंगे। हम अभी तक बैठे हुए लॉर्ड मकाले के जमाने में, जहां हमें भागना पड़ता है डिप्टी कमिश्नर ये वो वगैरह वगैरह। ये हॉल खाली पड़ा रहा है 15 साल, और 15 साल के बाद हमने परमिशनें ले लेके इसको साफ करवा के चलाया। कौम के पैसे ऐसे हम जाया करते हैं, हॉल बना के बैठ जाते हैं, जाया हो जाते हैं। जी मैडम प्लीज कमेंट कर लूं मैं भी। वो ये कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाइड इतना काम करता है रिफॉर्म्स पे, और आप इतना लिखते हैं और इतना बताते हैं और इतना वेबिनार सेमिनार सब कुछ करते हैं, मुझे ये बताएं कि जो आपकी रिसर्च है वो आप कहाँ भेजते हैं और वो कितनी पॉलिसी मेकिंग में आप इंश्योर करते हैं, क्योंकि आप बाकायदा से प्लानिंग कमीशन के नीचे भी आपका इदारा है वो, तो वो कहाँ यूज़ होती है? क्योंकि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं और हमारी यही क्रिब है और यही हमारी मतलब हम वी हैव बीन सेइंग कि कोई रिफॉर्म्स नहीं होते, तो आपका ये इतना बड़ा सेशन होगा, इससे तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? वो कितनी नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए जी, हमारी हुकूमत, आप लोग सब समझ लें, मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ पाइट को बंद कर दे। हमारी हुकूमत आप भी नहीं चलाते, सिविल सर्विस भी नहीं चलाती। हमारी हुकूमत देखें, आज ही खबर आई है, हमारी हुकूमत तो इतनी नाअहल है कि मैकेंजीज के बंदे को आपने गवर्नमेंट ने पोजीशन दे दी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी नहीं पता, कोई कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट को नहीं पता। या तो वो रिजाइन करके आ जाए, मैं मान जाऊँ, वो रिजाइन करके भी नहीं आ रहा। आपके कई सेक्रेटरीज वो चले जाते हैं, डिफिड में काम करते हैं, यूएसएड में काम करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। वो कोई बाहर से आ जाए या बेचारे नॉर्वे के आ जाए, इनको कहे ओए तू बाहर का है। मैकेंजीज और आपके जो गवर्नमेंट का एडवाइजर इस वक्त स्टेफन डर्कन है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करें? मैं तो बार बार कहता हूँ पाइट को बंद कर दे, स्टेफन डर्कन को बुलाएं, मैकेंजीज को बुलाएं। अपनी हुकूमत ठेके पे आपने दी, आज़ादी तो हमें मिली नहीं, कायद साहब को पता ही नहीं था आज़ादी हमें नहीं मिली। ये सारे आप भी जानती है, सारे वर्ल्ड बैंक वगैरह ये दंदनाते फिरते हैं, हमारा मुल्क चलाते हैं विदाउट स्किन इन द गेम। हम तो मानते हैं इसको, हम तो कहते हैं, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी बंद करो, ठेके पे दो, वर्ल्ड बैंक वगैरह को खत्म करें बात। देखिए ना, जो आप कह रहे हैं वही हम कहते हैं कि आप इतना काम करते हैं, आप इतना लिखते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना सोचते हैं, और उसके बाद वो चीज़ नहीं इस्तेमाल होती, तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। नो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, मेरी बात मतलब आप सब कुछ करते हैं। अब आप देखें एनडीयू में वो सब कुछ कर रहे होते हैं, उनकी जो भी वहाँ से वो निकालते हैं, करते हैं, जीएचक्यू जाता है, इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जब आपके जैसे थिंक टैंक्स हैं या आप इतना कुछ करते हैं, तो वो भी कहीं पे इस्तेमाल होना चाहिए ना। मतलब एनडीयू का क्या फायदा? एनडीयू का भी काम जो है वो हमारे तक ही रह जाता है, आगे कोई नहीं जाता। तो देखिए ना, पॉइंट ये कि हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, सब कुछ, वो तो सारे एम्प्लॉयड हैं बाय द डोनर एजेंसीज। मैं तो फौज को भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आपको इंटेलिजेंस ही इनको पता ही नहीं कि गंदे कौन कौन यहाँ बना रहा है, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट क्या है, ASI क्या है, हमारे लोगों को पता ही नहीं ये बातें। वो जो रिपोर्टें देते हैं उस पर पॉलिसी बनती है। हम तो उनको लिख बैठे हैं, बड़ी दफ़ा लिख बैठे हैं, भाई आओ हम एवेल्युएशन की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक की है, हम उनको लिखते हैं कि तुम हमसे बात करो, EAD कहती है इनसे ना बात करना, EAD का सेक्रेटरी उनके हाथों में है। तो ये जो गेम है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है, इसको समझना चाहिए। थैंक यू फोक्स, वंडरफुल डिबेट। हमारा तो काम है डिस्कशन करना और कुछ नहीं हमारा काम। थैंक यू, खुदा हाफिज।